डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो जनूबी अफ्रीका के सदर के साथ प्रेस ब्रीफिंग दी है, उसमें उनकी जानिब से एक बार फिर कहा गया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगबंदी थी वो मैंने करवाई है। देखिए जी, वो इसको जंगबंदी का लफ्ज़ दे रहे हैं। बुनियादी तौर पे तो उन्होंने जो जहरीत थी जी भारत की, उसको उन्होंने मना किया और हमारी तरफ से तो दिफा हो रहा था। और जाहिर है कि जो हमलावर थे हमारे ऊपर, हम उनका जवाब दे रहे थे। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि आज 1 महीना गुजर गया। 22 अप्रैल को एक वाक़या हुआ था और आज 22 मई गुजर गया, और बुनियादी सवालात के जो जवाबात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। पहली बात तो ये है, ये उन्हीं के मुल्क से बात उठाई जा रही है, हम इसलिए उसको दोहरा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हीं के जो मुख्तलिफ सियासी जमातें और मुख्तलिफ लोग के, क्या वज़ीर आज़म मोदी को पता था पहले से, भारतीय वज़ीर आज़म को, जो उन्होंने वहाँ का दौरा मुलतवी कर दिया था 2 रोज़ 3 रोज़ पहले मकबूजा कश्मीर का, उनका बड़ा एक ज़बरदस्त दौरा उनका होना था वहाँ पे, और वो विज़िट उनका बग़ैर किसी वजह के कैंसिल हो गया, तो उसका जवाब भी नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने वो नीदरलैंड में हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। मैंने वो इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने ये जो 3 या जितने भी जो दहशतगर्दी का वाक़या जिन्होंने किया है वहाँ पे, आपने किसी को पकड़ा? आगे से वो कहते हैं कि हमने उनको पहचान लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वो कहते हैं हमने पहचान लिया, बस नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर वो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। बुनियादी सवाल अपनी जगह है। पहली बात यह है कि क्या दो ही मामलात हो सकते हैं ना, या फॉल्स फ्लैग है, खुद किया उन्होंने, और वो इस दौर में जब पूरी दुनिया एक हिजान में मुब्तला है और मुख्तलिफ जंगें चल रही हैं, मुख्तलिफ महंगाई के तूफ़ान, ट्रेड वॉर्स, टैरिफ के, और यूक्रेन का, बाकी बेशुमार मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है, यूरोप में, मतलब हिजान है, तो इससे फ़ायदा उठा के जो है फॉल्स फ्लैग किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं है तो सिक्योरिटी फेलियर है, तो सिक्योरिटी फेलियर की इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी थी, वो भी नहीं हुई। अच्छा, अब मसला ये सारा कि वो फिर राफेल तैयारों का पूछा जा रहा है, उसका भी जवाब नहीं आ रहा कि राफेल तैयारे थे नहीं थे, गिरे नहीं गिरे, क्या हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी जो जमात है, अच्छा वो वहाँ पे कहते हैं कि मतलब उनके पास कोई एक सवाल का जवाब नहीं था। ठीक है, मतलब है कि कभी वो इसमें सियासत आ गई, कभी वो बहुत सारे वफूद चले गए भारत से बाहर जा रहे हैं, पता नहीं खुदा जाने। वो भाई मसला ये है कि ये तो सवालों के जवाब तो आपने अपने मुल्क में देने हैं ना, आपने मुल्क में बताएं कि क्या हुआ है उस दिन। और मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, देखें प्रेसिडेंट ट्रंप को जवाब भी नहीं दे पा रहे खुल के कि वो हुआ नहीं हुआ। फिर राफेल तैयारे जो हैं उसमें अगर ये जो है वो जाहिर है कि उनका एक अपना अंदरूनी मामलात उनके रहे हैं, उस पर क्या बात की जाए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर क्योंकि जब आप अपने दोस्तों को नवाजेंगे, अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी ज़ेर सदारत, तो उसमें ये बात हुई है कि प्रॉक्सीज के ज़रिए सफाकी की गई। ये खुद मामला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर तो यहाँ चला गया मामला, इस तरफ चला गया जो ग्रे जोन वॉरफेयर में या हाइब्रिड में जो ऑलरेडी जा चुका है, तो फिर इसका तो इसमें तो औरतें बच्चे अगर शहीद हो रहे हैं तो फिर जाहिर है कि फिर पाकिस्तान इस तरह तो नहीं कर सकता। लेकिन ये कि इसका कोई हल भी तो, फिर पानी भी रोका हुआ है, तो फिर बाकी सारे मामले, तो पाकिस्तान का तो केस है मजबूत, उनका केस नहीं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप अपने ये सियासत मुल्क में जो करनी है करें, इससे कोई हमें गर्ज नहीं है, जो सियासत मुल्क में होनी है। लेकिन इशू ये है कि अगर पाकिस्तान का मामला जो रीजनल इशू या ग्लोबल एक इशू बनता है कि आप एक खतरा, एक जंग छेड़ रहे हैं अपनी तरफ से, एक ऑपरेशन सिंदूर या पता नहीं क्या किस नाम से, तो मसला ये है कि वो सिंदूर तो फिर किधर गया सिंदूर? अगर सीज फायर नहीं करवाया, अमेरिका ने कॉल नहीं की, तो फिर आपने बंद कैसे कर दी जंग? भी फिर सीज फायर कैसे हो गई? और फिर ये कैसे हो गया कि 18 मई तक है, 4 इस तारीख तक है? इसका मतलब आपने बात सुनी उनकी, तो आप अच्छा इसको माने, इस बात को माने ना कि सीज फायर हुई। तो सीज फायर नहीं हुई तो फिर डीजेएमओज ने कैसे बात की आपस में कि हम इस तारीख तक रखते हैं और इस तारीख तक? तो पाकिस्तान तो खोल के बात कर रहा है। हर रोज
पाकिस्तान हर रोज कोई ना कोई हुकूमत की तरफ से शख्सियत या फौज की तरफ से या एयरफोर्स की तरफ से, या एक एक दिन में दो दफा भी हुआ है कि DG ISPR पे आ रहे हैं तो वज़रा भी आ रहे हैं तो वज़ीर आज़म भी बैठे हैं तो सारे लोग बैठे हैं और हर वक्त अवेलेबल हैं, मतलब उनकी तरफ से बात ही नहीं हो रही भाई, कोई बात हो ही नहीं रही कि राफेल। मैं जो बात कह रहा था असल में जब मुल्क, किसी भी मुल्क के अंदर जब उसके जो ये इकॉनमी या उसका जो डिफेंस का मामला है या बाकी मामला, उसमें करप्शन आ जाए ना, उसमें भी करप्शन आ जाए और उसमें भी आप अपने दोस्तों को नवाजने लगें और आपको फिर ये डर लगे कि यार इसमें अगर मैंने राफेल तैयारों का जिक्र किया तो राफेल तैयारों का ये जिक्र किया तो फिर कहीं जो है वो ऐसा ना हो कि माजी के बहुत से किस्से सामने आ जाएं और अंबानी ग्रुप आ जाए सामने। अदानी तो पहले फंसा हुआ है, वो जो अदानी है उसका भी मैं जिक्र करता हूँ, वहाँ पर उसके साथ क्या मजीद कुछ उसके साथ मामलात हो रहे हैं, लेकिन ये है कि अनिल अंबानी के साथ में आ जाऊँ। अब मसला ये सारा कि राफेल तैयारों का जो है वो मैं याद दिला दूँ कि राफेल तैयारों की पूरी जो डील है उस डील में NDTV को मैं कोट कर रहा हूँ 42 वाई वी चूर अनिल अंबानी फर्म डिस्पाइट मैसिव डेट, ठीक है ना। उसके बाद जनाब ये उनके सोर्सेज पूछ रहे हैं और ये अच्छा ये वहाँ से बताया जा रहा है, ये वहाँ से बताया जा रहा है फ्रांस से। अनिल अंबानी 43 अनिल अंबानी फर्म गॉट 173.7 मिलियन टैक्स रिलीफ फ्रॉम फ्रांस अनाउंसमेंट के बाद। अच्छा ये वहां का मीडिया, इंडियन मीडिया कोट कर रहा है फ्रेंच मीडिया को, ये बात इंपॉर्टेंट है, फ्रांस का ही मीडिया खबर दे रहा है कि अनिल अंबानी को इतना हुआ, इतने पैसे मिले। इंडिया टुडे 44 राफेल डील अनिल अंबानी कनेक्शन। ओ भाई आपके ये देखें, जो करप्शन करनी है करें, जो करना है करें अपने मुल्क में, आपकी सियासत है आपका, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के ऊपर करेंगे मामला, हमने तो नहीं कहा कि आप करप्शन ना करें, अपने दोस्तों को ना नवाजें और ये सारा, लेकिन अगर पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी, ठीक है ना, तो पाकिस्तान तो फिर ये तो चीज़ वहाँ से बिगड़ी है ना सारी। अच्छा अब मसला ये है कि NDTV 45 ये जो इनकी दसा एविएशन है वो कह रही है डिसाइडेड टू पार्टनर विद रिलायंस डिफेंस। रिलायंस डिफेंस कोई थी नहीं कंपनी, उसके बाद ये स्कैंडल 2018 में जब सौदे वौदे इनके हो रहे थे। अच्छा उसके बाद ये कि फिर फ्रैंको होलंदे आ गए, उनके जो उनके साबिक सदर थे वो आ गए मैदान में। NDTV इंडिया गवर्नमेंट चूज अनिल अंबानी फॉर राफेल, उन्होंने कहा खुद हुकूमत की तरफ से कहा गया था और उसमें फिर एक फेवर दी गई थी कि एक वहाँ पर कोई इंटरटेनमेंट की भी कोई एक एजेंसी बन रही है इनकी अंबानीज की, और वो जो फ्रेंच वो जो कर रहे हैं सौदा वगैरह, उनकी कोई जानने वाली हैं, वो शायद उस फिल्म में कोई काम करेंगी या कोई और काम होगा तो उसमें कोई फेवर दी गई है और वगैरह वगैरह, तो पूरे उसमें राफेल तैयारों का सौदा हो गया। अच्छा अब ये है कि यहाँ से आप देखें इंडियन एक्सप्रेस 47 राफेल टॉक्स वर ऑन व्हेन रिलायंस एंटरटेनमेंट हेल्प प्रोड्यूस फिल्म्स फॉर फ्रैंको होलंदे पार्टनर। उनके पार्टनर को जब राफेल तैयारों का सौदा हो रहा था तो उस वक्त उनको ये उनका मीडिया कोर्ट हो रहा है, उनका ही मीडिया कोर्ट हो रहा है कि उस वक्त उन्होंने वहाँ पर एक प्रोडक्शन के अंदर उनको डाल दिया, उनके लिए कोई फिल्म बना ली, इश्तहार बना लिया, ये पूरे राफेल। अब देखिए ना जब आप ऐसे करेंगे तो फिर यानी वहाँ पर भी झूठ बोला हुआ है, इधर भी झूठ, इधर, लेकिन जो मर्जी करें अपने मुल्क में, पाकिस्तान का आप क्यों करें? आप ये बताइए ना कि लोग कौन थे जिन्होंने किया। दो ही चीजें, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी, या फॉल्स फ्लैग है या ये है कि वो जो है वो सिक्योरिटी लैब्स है। मतलब अगर दहशतगर्दी का पहले तो ये कि सिक्योरिटी लैब्स है ना, तो उनको पर पकड़ें। अभी कह रहे हैं कि वहां पे जाके नीदरलैंड में कि जी वो हमने पहचान ली है, उन्होंने कहा जी कहां पे हैं लोग, मार दिया आपने क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब ये बाहर। अच्छा उसके बाद फ्रांस का ही मीडिया 49 ये जो है वो फ्रांस का ही मीडिया 49 हॉलैंड कमेंट्स फ्यूल इंडियाज राफेल जेट डील स्कैंडल, ठीक है। उन्होंने कहा कि लेटेस्ट कमेंट जो मतलब प्रेशर डाला गया, बात की गई, वहाँ पर तहकीकात शुरू हो गई हैं और यहाँ पर भी कंसर्न शुरू हो गए हैं फ्रांस के अंदर। तो बात सारी ये है कि ये देखें अगर पैसा वैसा कुछ खाया है, जो भी कुछ किया है, लेकिन सवाल ये है उसके नतीजे में आप बता नहीं रहे, क्योंकि अगर बताएंगे कि राफेल गिरे हैं, और ये फ्रांस का मीडिया है, फ्रांस में इस पर बड़ी बहस हुई थी कि आप ये क्या इसमें कमीशन बना रहे हैं। अगर आप बताएंगे जहाज गिरे हैं तो अब आपके दोस्तों का नाम आ जाए कि डील कैसे हुई थी, क्योंकि लोगों के जहनों में ये बात है, इंडिया में ये बात हर एक के जहनों में है कि ये क्या हुआ था उस वक्त,
अंबानी ग्रुप की, तो उनका क्या ताल्लुक था डिफेंस के साथ, वो जाके डील करते हैं और डील के बदले में आप क्या कर रहे हैं कि वो खातून को एक एंटरटेनमेंट की ड्रामे के अंदर या किसी फिल्म में या पता नहीं इश्तिहार में क्या उसमें उनको रोल दे रहे हैं और जवाब में जो है वो पूरा तैयारे खरीदे जा रहे हैं। तो बात ये सारी कि इतना ये भरा हुआ है, अगर आप जाएं ना मीडिया में तो ये सारे भरा हुआ है पूरा मीडिया, और ये इस कदर अफसोस है। ये द हिंदू 48 इंडिया मूटेड रोल फॉर अनिल अंबानी फर्म इन राफेल डील, देखें ना खुद, यानी अब ये उनका ही मीडिया है। अब ये है सवाल कि अगर तो ये इस तरह से हो रहा है और ऐसे हुआ है और इस वजह से नहीं बयान हो रहा सिर्फ, ये दूसरी बात है, ये उसका दूसरा मरहला है। जब अटैक उससे पहले, यानी आप देखें ना 10-15 दिन उससे पहले भी तो गुजरते हैं ना, जिसमें पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है कि तहकीकात करवाई जाएं, इंटरनेशनल तहकीकात हों, आलमी सतह पे किसी को करवा लें, अपने मुल्क से करवा लें, कहीं से करवाएं। पाकिस्तान वो केस बिल्ड कर रहा है और उसके बाद अटैक करते हैं और उसके बाद जहाज गिर जाती हैं और अभी तक खामोशी। कभी वो यात्रा शुरू हो जाती है, वफ्द दायर भेजेंगे, कभी यूट्यूबर पकड़ लिया, कभी ये कर लिया, वो कर बुनियादी सवाल अपनी जगह। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात है देखें अब, और इसके नतीजे में ये जो अब सानहा पेश आ रहे हैं और ये दहशतगर्दी के वाक़यात, इससे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान के तो मामलात जो हैं वो वहाँ पर बड़ी हद तक तय हुए। चाइना के अंदर हमारा हमेशा का साथी, हमेशा का दोस्त है और चाइना में ये मामला तय हुए। मैं ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि ये चाइना का और रशिया का तारीखी तौर पे ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर अमेरिकन नहीं आए कभी भी, यहाँ पे कोई भी वेस्टर्न पावर नहीं आई। यहाँ पर जो है वो जो पहला ग्रेट गेम जो था, द ग्रेट गेम, वो इसीलिए था कि रशिया और बरतानवी राज के दरमियान अफगानिस्तान में हुआ था। मतलब रशिया और बरतानिया ऊपर घुस नहीं पाया था। मतलब ये बरतानिया, ये जो है ना, ये मतलब है कि यहाँ तक रुक गया था बरतानिया। तो बात यह है सारी कि अब इसमें देखते हैं कि आने वाले दिन में क्या होता है। उनके बड़े ज़बरदस्त हैं जो आपने भी जिक्र किया, साउथ अफ्रीका के सिरिल रेमाफोसा, ये उनके जो है ये प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका एक ज़बरदस्त मुल्क है। साउथ अफ्रीका बड़ी एक तवील तारीख रखता है अपनी। वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बैठे और वहाँ पे ये जिक्र हुआ और उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा कहा कि ये जो है ये मैंने सीज़फायर करवाया। अच्छा, लेकिन उस मीटिंग के दौरान तलखी हो गई। अच्छा, अब ये सारा, अब आप देखें जो पूरी दुनिया में हिजान बपा है, जिसका हम हर रोज़ जिक्र कर रहे हैं कि इसमें एक सिस्टम या ऑर्डर्स या डिसऑर्डर एक बात चल रही है, वो उसमें अब नया हिजान पैदा हो रहा है कि तमाम जो है फिर जंगों की तरफ मामला आपको जाते हैं और बड़ी जंगों की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। ज़रा सी गलती, ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया होती है ना, इसमें एक इसका फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसका ख़तरा यह है कि ये एक्सलेशन तेज़ी से होती है, तेज़ी के साथ एक्सलेट होता है मामला। अच्छा, अब ये उसमें हुआ कि वो जो मुलाकात हो रही थी तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने एक वीडियो चला दी। वो बैठे हुए हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट और उन्होंने एक वीडियो चला दी और वीडियो में जो है वो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये आपके यहाँ जो अफ्रीकानर्स हैं उनका जो है वो वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, आपके जो लोग हैं। अच्छा, ये यानी जो सफ़ेद फार्म हैं, सफ़ेद फार्म लोग जो हैं जो साउथ अफ्रीका में, उनका कत्लेआम कर रहे हैं स्याह फार्म। उन्होंने एक पीछे वीडियो चलाई, उस वीडियो के अंदर जो है वो बहुत बड़े इज्तिमा से उनके एक ऑपोजिशन लीडर हैं जूलियस मिलामा, वो खिताब कर रहे हैं और साथ ही उसमें वो एक उनका गाना है अफ्रीकान्स का और वो है किल द बॉयर। तो किल द बॉयर वो गाना हज़ारों लोग गा रहे हैं और वो साथ फिर उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब ने कि ये देखो कब्रें हैं सफ़ेद फार्म लोगों की, जो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कब्रें नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, ये गाना ये वो सारा। लेकिन उसमें फिर वो बीच में उन्होंने बड़े बड़े कंपोज रहे, जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने आप को बड़ा कंपोज रखा, बहुत तरीके से उन्होंने जवाब दिया और वो एक फेक इल्ज़ाम था जो जिसको पूरी दुनिया ने ही कह दिया कि ये फेक इल्ज़ाम है। लेकिन ये कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पे वीडियो चलाई। बहरहाल उसमें उसके अवामिल मैं आपको बताता हूँ कि उसके अवामिल क्या हो सकते हैं। देखें, ये जो इशू है ना, ये ज़हन में रखें कि ये जो मैंने लफ्ज़ अभी इस्तेमाल किया था अफ्रीकानर्स जो हैं ये हैं सफ़ेद फार्म जो साउथ अफ्रीका है। मुख्तसर तौर पे मैं बात करता हूँ, साउथ अफ्रीका में जो वाइट पॉपुलेशन है वो है, उसको अफ्रीकानर्स कहते हैं, वो 7% है।
लेकिन 7% है, बाकी 93% स्याह फार्म है। 7% जो है वो जो आप समझें कि वो सफ़ेद फार्म है। लेकिन वो 2/3 लैंड उनके पास है, मुल्क का 2/3 लैंड उन 7% के पास है। और वो पूरी जो दौलत है मुल्क की, आप समझ लें उसमें से भी कोई 80-90% वो 7% के पास है। अच्छा, और इसकी एक तारीख है पूरी। तारीख यह है कि जो साउथ अफ्रीका है, जो अफ्रीका है, वहाँ पर जब यूरोपियन पावर्स ये निकले, वहाँ से कोई भारत की तरफ आ रहा है, हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है, कोई जो है वो जा रहा है, वो कोलंबस उधर निकल गए तो वो इधर आ गए, तो इधर आ गए। तो इसी तरह से वो जो केप ऑफ गुड होप है, जो बिल्कुल एक अफ्रीका का सबसे जनूबी हिस्सा है, वहाँ पर 1652 में डच आए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने कायम की थी, डच। उससे पहले पुर्तगाल के लोग आ चुके थे, लेकिन जब डच आए तो उसके बाद प्रॉपर कॉलोनाइजेशन का स्टार्ट हुआ। और कॉलोनाइजेशन का स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, कॉलोनाइज होता गया, होते गए, आते एक नस्ल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, चलता गया। और ये सिलसिला 1948 में फिर ये हुआ कि उन्होंने इसको बाकायदा एक कानूनी शक्ल दे दी। अच्छा, ठीक है ना, जिसको अपार्थाइड कहते हैं। और वो कानूनी शक्ल दे दी, और उसमें यह है कि जितनी भी अपार्थाइड जो रजीम है, उसमें यह हुआ कि जितने भी लोग हैं उनके 4 रंग होंगे, सफ़ेद फार्म, स्याह फार्म, कलर्ड और इंडियंस। और कलर्ड और इंडियंस में, कलर्ड और इंडियंस जो हैं उसमें आगे बहुत सारी उनकी सब क्लासिफिकेशंस और ये सारे इस तरह से तरतीब दे दिया। और ये सिलसिला जो है ये 1948 से लेके ये सिलसिला चलता रहा 1948 से लेके 1994 तक। ता वक्त ये है कि वहाँ पे एक शख्स जो 1990 में 90 की दहाई में शुरू में, इन 94 से पहले, वो शख्स 27 सालों के बाद रिहा हुआ।